Good morning everyone, my name is Mahesh and today I'm going to teach you about the topic dielectric materials which is a part of the course Principles of Electronic Materials। और ये जो कोर्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि उनके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस कैसी होती हैं। तो आइए चलो देखते हैं इसके इंडस्ट्रियल रेलेवेंस क्या है। तो आजकल काफ़ी नए-नए टाइप के मटेरियल्स आ रहे हैं जैसे कि पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और पीज़ोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, सुपर कंडक्टर्स। जैसे पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो होते हैं जो जिनमें अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं मटेरियल्स में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और फिर पीज़ोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो वाले होते हैं जिनमें अगर हम प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे एक वोल्टेज क्रिएट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। और सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि बहुत जिनकी रेजिस्टिविटी लो हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है कुछ स्पेशल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर में। तो इन सारे मटेरियल्स में काफ़ी रिसर्च चल रही है, तो हायर स्टडीज़ का बहुत स्कोप है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं इसमें, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी और नए-नए पॉलीमर्स पे भी काम हो रहा है, जिसके पास बहुत स्पेशल मटेरियल्स है। और इन इन सब के बारे में जानने के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए जो कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। So first of all, let us answer the question, what is a dielectric? So एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जो कि रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड के अंदर। तो अब कंडक्ट करने के लिए इनको यहाँ से जंप करना होगा, तो इसको जंप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं Eg या बैंड गैप। सो डायरेक्ट्रिक्स में जो बैंड गैप होता है Eg वो ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट्रिक के, जैसे कि सिरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास, ये कुछ कॉमन डायरेक्ट्रिक्स है। और इन जनरल भी कोई भी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर आप लेंगे वो भी एक डायरेक्ट्रिक ही होता है। तो चलो देखते हैं कि अगर हमने एक डायरेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस फील्ड की वजह से पोलराइज हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा माइनस साइन वाला, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा सेंटर से, जिससे कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलराइज हो जाएंगे इस तरह से। सो दिस इज हाउ अ डायरेक्ट्रिक बिहेव्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी तरफ अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख दें, उस केस में कंडक्टर्स में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एक साइड पर आ जाएंगे इस तरह से, और ये इस तरह से पोलराइज हो जाएगा। तो ये हो गया कंडक्टर। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का कि किस तरह से ये पोलराइज हो जाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो नेक्स्ट कमिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो एक कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमने दो प्लेट्स रख दी हैं पैरेलल टू ईच अदर, उनको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसकी वोल्टेज है V। इन प्लेट्स का एरिया A है और इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले प्लेट में नेगेटिव चार्ज आएगा, और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D। और ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई करी है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो उसको हम बोल देंगे E। और इस प्लेट पे चार्ज आएगा Q। तो क्योंकि इस पे चार्ज Q है और एरिया A है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो Q बाय A है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली एक मेजर होता है कि चार्ज कितने अच्छे से स्टोर हो रहा है फॉर अ गिवन वोल्टेज। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। तो जो C है कैपेसिटेंस C वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी यूनिट है फैरेड। तो 1 फैरेड वो चार्ज है जो स्टोर होता है जब 1 फैरेड वो कैपेसिटेंस है जिससे कि अगर हम 1 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो 1 कूलम का चार्ज स्टोर होगा। तो ये है 3 इक्वेशंस। ये वोल्टेज इक्वेशन है V इक्वल्स टू फील्ड इनटू डिस्टेंस,
इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमें कैपेसिटेंस की इक्वेशन मिल जाएगी ऑन टर्म्स ऑफ ऑल दीज 4 पैरामीटर्स, तो जो कि आएगी सिग्मा ए बाई ई डी। तो ये तो हो गया वैक्यूम के केस के लिए। तो वैक्यूम के केस में जो हम बोल देंगे कि जो फील्ड है वो है ई नॉट, तो C इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई ई नॉट डी। अब मान लो अगर हमने वैक्यूम की जगह एक डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया इस तरह से, तो अब इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर एक फील्ड है तो ये डायरेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा इस तरह से। सिंस ये पोलराइज हो चुका है, इसके अंदर की जो फील्ड होगी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो इन पोलराइज्ड एटम्स की फील्ड है वो उल्टी डायरेक्शन में होगी। सो E इज लेस देन ई नॉट। तो इस केस में हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक परमिटिविटी, विच बेसिकली मीन्स कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो उस मटेरियल के अंदर क्या उसकी फील्ड होगी। तो इसको डिफाइन करते हैं हम एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा बाई ई। तो वैक्यूम के केस में तो हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन एस बाई ई नॉट। अब सिंस क्योंकि फील्ड रिड्यूस हो चुकी है, तो जो ये है कैपेसिटेंस, इसको मेंटेन करने के लिए अब हम यहाँ पे एप्सिलॉन डाल देते हैं। तो एप्सिलॉन, इसके लिए हम एक और नई क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जिसको कहते हैं रिलेटिव डायरेक्ट्रिक परमिटिविटी, विच इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द फील्ड इन द वैक्यूम टू द फील्ड इन द डायरेक्ट्रिक, सो ई नॉट बाई ई। तो अगर डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो चार्ज है वो फिर भी कंजर्व रहता है। तो अगर हम मान लें कि Q नॉट वॉज इनिशियल चार्ज इन वैक्यूम एंड फिर डायरेक्ट्रिक के बाद जो चार्ज है वो Q है, तो हम इसको लिख सकते हैं C नॉट V नॉट इक्वल्स टू CV। एंड पहले वाली इक्वेशन से V नॉट को हम लिख सकते हैं E नॉट इंटू डी, ई नॉट टू डी। इसी तरीके से यहाँ पे V को हम लिख देंगे E इंटू डी, तो D और D कैंसिल हो गए, एंड में बचेगा हमारे पास E नॉट बाई ई इक्वल्स टू C बाई C नॉट। ओके, और C हमने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मूला जो होता है C का वो है एप्सिलॉन A बाई डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये सब कैंसिल हो गए, तो एंड में बस हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा रिलेटिव डायरेक्ट्रिक परमिटिविटी है। सो K को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक है कि फील्ड का रेशो और दूसरा है कि जो उसकी डायरेक्ट्रिक परमिटिविटीज है उसका रेशो। तो ये होगी डायरेक्ट्रिक परमिटिविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है। सो बेसिकली कैपेसिटर हम ट्राई करते हैं कि कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैपेसिटेंस मिले। तो अगर कोई मटेरियल इजीली पोलराइज हो जाता है तो इसका मतलब वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हो जाएगा और उसका के भी ज़्यादा होगा, तो इससे हमें ज़्यादा हाई कैपेसिटेंस मिलेगी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट के बाई डी स्क्वायर। तो बेसिक हमारा गोल ये होगा कि के ज़्यादा से ज़्यादा हो और डी हमारा कम हो, ताकि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।